ये दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहारी ट्री 3.0 एंड 4.0 के लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जियोग्राफी के लिए। जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर कृषि एग्रीकल्चर। इसमें मैंने एक एक चीज़ को ऊपर के हाईलाइट किया हुआ है, जो चीज़ आया हुआ है और जो चीज़ आने वाला है मैंने सारा चीज़ यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है जो भी चीज़ यहाँ पे आएगा और आने वाला है, सब इम्पोर्टेंट सब चीज़ है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मात्र 15% क्षेत्र पर, ठीक है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। भारत में मात्र 15% क्षेत्र पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। वहाँ साल में 2 से अधिक फसल उगाई जाती है। इस प्रकार के भारत का अधिकांश क्षेत्र शुष्क क्षेत्रों में प्रचलन है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में अधिकांश जो क्षेत्र है वो कैसा है, तो वो शुष्क खेती के लिए प्रचलन है। ठीक है, वर्षा की सहायता, ठीक है, वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को शुष्क यानी ड्राई कृषि कहते हैं। ठीक है, भारत में किस प्रकार की कृषि है, तो ड्राई कृषि है। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए भारत में कृषि का जो महत्व है उसमें क्या क्या है इम्पोर्टेंट में। तो भारत में लगभग 2 बाई तीन लोगों की जीविका कृषि पर आधारित है। कितनी है, 2/3 लोगों की जीविका कृषि पर आधारित है। ठीक है, आइए अब देखिए यहाँ पे और इम्पोर्टेंट क्या है। तो देश की 24% आय कृषि से प्राप्त होती है। देश की लगभग कितने परसेंट आय कृषि से प्राप्त होती है, तो वो है 24% आय। ठीक है, कितने परसेंट आय है, 24% है। ठीक है, अब देखिए आगे जो देश की 24% आय कृषि से प्राप्त होती है। कृषि का मुख्य उद्देश्य भोजन प्रदान करना, उद्योग धंधों को कच्चा माल उपलब्ध कराना और कृषि उपजों के निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त करना है। ठीक है, आइए अब देखिए इम्पोर्टेंट में क्या है यहाँ पे। तो कृषि योग्य भूमि 4 प्रकार की होती है। किस तरह से भूमि, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र होता है, एक चालू प्रति भूमि होता है, एक अन्य प्रति भूमि होता है, एक कृषि योग्य व्यर्थ भूमि होता है। ठीक है, अब देखिए इम्पोर्टेंट में और क्या क्या है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, बोला जाता है कि ऐसी परिस्थिति में कृषि को 2 रूपों में बांटा जाता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण जो कृषि उपज होता है, तो कृषि उपज को है, कृषि का जो उत्पादन होता है उसको 2 तरह से बांटा जाता है। पहला एक होता है प्रति हेक्टेयर भूमि, ठीक है, एक होता है प्रति हेक्टेयर भूमि और एक होता है शस्य गहनता। देखो इसमें क्या होता है कि एक ही कृषि वर्ष में एक ही भूमि में एक से अधिक बार फसलों को उगाकर कुल उत्पादन में वृद्धि। अगर कोई फसल है, ठीक है, कोई चीज़ है, उस पर अगर हम लोग एक ही वर्ष में, ठीक है, ज़्यादा बार खेती करते, कुछ महीने धान उगा लिए, कुछ महीने गेहूँ उगा लिया, कुछ महीने जायद फसल को उगा लिया गया, तो इस टाइप से जो खेती किया जाता है तो इसमें उत्पादन की वृद्धि होती है। तो इसको बोला जाता है शस्य गहनता। क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि शस्य गहनता किसे कहा जाता है। तो एक ही वर्ष में एक ही भूमि में एक से अधिकाधिक फसलों को उगाकर कुल उत्पादन में वृद्धि करना, उसे शस्य गहनता कहा जाता है। ठीक है, आइए अब देखिए शस्य गहनता का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, शस्य गहनता कुल बोया गया क्षेत्र डिवाइडेड बाई शुद्ध बोया गया क्षेत्र इंटू 100। ठीक है, अब देखिए कि शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बीपीएससी में, टीआरई में। तो इसको प्रभावित करने वाला कारक जो है सिंचाई है, उर्वरक है, उन्नत बीज है, यंत्रीकरण है, कीटनाशक है और कृषि उत्पादों का उचित मूल्य है। कृषि उत्पादों का उचित मूल्य है। ठीक है, अब देखिए शस्य घनता क्या बोले थे कि एक ही वर्ष में एक भूमि पर एक से अधिक फसलों का उत्पादन करके फसलों को लगाया जाता है जिससे उत्पादन में वृद्धि हो, उसे शस्य घनता कहा जाता है। और इस शस्य घनता की दृष्टि से यानी सबसे ज़्यादा जो एक वर्ष में अधिक फसल उगाया जाता है वो कौन सा राज्य है, तो वो है पंजाब। याद रहेगा, शस्य घनता की दृष्टि से पंजाब भारत का अग्रणी राज्य है। और शस्य घनता को प्रभावित करने वाले कारक को पूंजी लगाकर प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए शस्य घनता और निवेश उपयोग में बहुत गहरा संबंध है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शस्य घनता और किसके उपयोग में बहुत
गहरा संबंध है, तो शस्य गहनता और निवेश के उपयोग में बहुत गहरा संबंध है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निवेश उपयोग किसे कहा जाता है, तो पूंजी लगाकर सिंचाई, खाद, उन्नत बीज, मशीन आदि का उपयोग, इसे बोला जाता है निवेश उपयोग। पूंजी लगाकर सिंचाई, खाद, उन्नत बीज और मशीन आदि का उपयोग किया जाता है, उसे बोला जाता है निवेश उपयोग। ओके, आइए दोस्तों आगे। अब देखिए, जब फसल केवल वर्षा द्वारा प्राप्त नमी के आधार पर हो तब इससे वर्षा पोषित कृषि, देखो जब वर्षा की नमी के पर डिपेंड हो, वर्षा की नमी पर डिपेंड हो तो उसे बोला जाता है वर्षा पोषित कृषि या फिर वर्षाधीन कृषि। ठीक है, और इस टाइप की कृषि को दो भाग में बांटा गया है, इस टाइप की कृषि को दो भाग में बांटा गया, शुष्क कृषि और आर्द्र भूमि कृषि। शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि। तो शुष्क भूमि कृषि किसे कहते हैं, जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर दोस्तों 75 सेंटीमीटर से कम 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो उगाया जाता है वो शुष्क भूमि क्षेत्र होता है, और जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है उसे बोला जाता है आर्द्र भूमि कृषि। ठीक है, और भारतीय जो कृषि है कुल 38.67%, कितना परसेंट, भारतीय जो कृषि है कुल 38.67% भूमि पर वर्षाधीन कृषि है। ठीक है, कितनी परसेंट वर्षाधीन कृषि है, वर्षाधीन कृषि दोनों में, जिसमें शुष्क भूमि और आर्द्र भूमि दोनों मिलाकर ये क्वेश्चन घुमाया जा सकता है कि शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि मिलाकर कितने परसेंट भारतीय कृषि है, तो वह 38.67%। ठीक है, जिसमें मोटे अनाज, दाल, तिलहन, कपास, मोटे अनाज, दाल, तिलहन और कपास आदि वर्षाधीन फसल के उदाहरण है। अब देखिए इम्पोर्टेंट, मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट किया है, ठीक है, जो आने वाले हैं। अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, ये क्वेश्चन पूछा सकता है अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वो हैदराबाद में है। और अंतर्राष्ट्रीय, और ये जो है अनुसंधान फसल अनुसंधान जो है अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान, ये उष्ण कटिबंध के लिए, अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंध के लिए है, और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र के लिए जो आता है वो है वो जो शुष्क अनुसंधान संस्थान है वो है जोधपुर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र के लिए जो अनुसंधान है वो जोधपुर में है, जबकि अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के लिए जो है वो फसल अनुसंधान संस्थान है वो है हैदराबाद में है। ओके, अब आइए, अब देखिए जीविका की बात करते हैं कि कृषि जो की जाती है, कृषि के जो प्रकार है वो कितने प्रकार के हैं, तो कृषि जो है 3 प्रकार के हैं, प्रारंभिक जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि और एक है वाणिज्यिक जीविका कृषि। प्रारंभिक जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि और वाणिज्यिक जीविका कृषि। ठीक है, अब देखिए प्रारंभिक जीविका कृषि में क्या कौन कौन सा चीज़ आता है, तो इसमें इम्पोर्टेंट है लकड़ी का हल, कुदाल एवं खुरपा। याद कीजिए जो पुराना चीज़ में यूज होता था उसी को प्रारंभिक कृषि कहा गया है, जिसमें यूज हुआ लकड़ी का हल, कुदाल एवं खुरपी, याद रहेगा। चलिए आगे, अब देखिए इसमें जो होता है प्रारंभिक जो कृषि है, इस प्रकार की कृषि का उदाहरण जो है कर्तन दहन प्रणाली। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रारंभिक कृषि का जो उदाहरण है वो कौन सा है, तो कर्तन दहन प्रणाली। प्रारंभिक कृषि का उदाहरण कौन सा कृषि हो जाएगा, तो कौन सा प्रणाली हो जाएगा, कर्तन दहन प्रणाली। अब आइए कि उत्तर पूर्वी जो राज्य है, कौन से राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्य, इसमें जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में इसे झूम कहा जाता है। मणिपुर में इसे पामलू कहा जाता है। मणिपुर में क्या कहा जाता है, पामलू कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के बक्सर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से दीपा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ प्लस अंडमान निकोबार में, ठीक है, इसे दीपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दीपा कहा जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गहन जीविका कृषि,
गहन जीविका कृषि में क्या किया जाता है? तो गहन जीविका जो कृषि है, गहन जीविका कृषि में क्या आ जाएगा? ये देखिए, प्रारंभिक कृषि भी किया जाता है, बट अधिकांश देश के अधिकांश क्षेत्र में जो है गहन जीविका कृषि किया जाता है। कौन सा कृषि किया जाता है? गहन जीविका कृषि। जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है वहाँ इस प्रकार के कृषि पद्धति को अपनाया जाता है। जहाँ पर भूमि पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो वहाँ पर गहन जीविका कृषि किया जाता है। इसमें श्रम की अधिकता होती है। इसमें श्रम की, क्वेश्चन पूछा सकते हैं, श्रम की अधिकता कौन सी कृषि में ज़्यादा होती है? तो गहन जीविका कृषि में ज़्यादा होती है। वैकल्पिक रोजगार के लिए जो अभाव में ज़रूरत से अधिक जनसंख्या इस प्रकार के कृषि में संलग्न, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है तो गहन जीविका कृषि इस प्रकार की जो उदाहरण है वो छिपी बेरोजगारी को प्रस्तुत करती है। कौन सी, किस चीज़ को प्रस्तुत करती है? तो छिपी बेरोजगारी को प्रस्तुत करती है। ठीक है, अब आते हैं व्यापारिक कृषि। ये और एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है गहन जीविका कि इसमें जो है कृषि में प्रधानतः धान है। ठीक है, गहन जीविका में जो प्रमुख है वो धान है और इसलिए इसे जीविका निर्वाह कृषि भी कहा जाता है। जीविका निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि को क्या कहा जाता है? गहन जीविका कृषि को जीविका निर्वाह कृषि। अब आते हैं व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि क्या किसे कहा जाता है? तो फसल, इसमें क्या होता है कि व्यापार के लिए उपजाया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है कि व्यापारिक कृषि है, तो ये किसके लिए किया जाता है? व्यापार के लिए किया जाएगा। और अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए जो व्यापार जो करेगा, तो क्यों किया जाता है? व्यापार क्यों करता है? लाभ प्राप्त करने के लिए। ठीक है, व्यापार क्यों किया जाता है? लाभ प्राप्त करने के लिए। आधुनिक कृषि के तकनीक में अधिक पैदावार के लिए परिष्कृत बीज, रासायनिक खाद और सिंचाई, रासायनिक कीटनाशक आदि का प्रयोग होता है। ठीक है, आ जाइए। अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या हो जाएगा, बोलेंगे व्यापारिक कृषि में जो जगह कौन कौन सा है, तो व्यापारिक कृषि में पंजाब, हरियाणा अपनाया गया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर बोलेगा तो व्यापारिक कृषि में पंजाब और हरियाणा। इसमें मुख्य रूप से गेहूँ, गहन जीविका कृषि में धान था जबकि व्यापारिक कृषि में गेहूँ है, जिसमें पंजाब और हरियाणा ये सबको पता है। बासमती चावल भी इस कृषि के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, अब आता है रोपण कृषि भी एक प्रकार का व्यापारिक कृषि है। अगर व्यापारिक कृषि का उदाहरण की बात करेगा तो रोपण कृषि। ठीक है, और इसमें मैनेजर और मजदूर ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे भारत में जो चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि रोपण फसल है, यानी ये व्यापारिक फसल व्यापारिक कृषि के अंतर्गत आता है। चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला। ठीक है, चाय जो है असम और दार्जिलिंग में, कॉफ़ी कर्नाटक में, सबको पता है कॉफ़ी कर्नाटक, चाय असम और दार्जिलिंग में, रबड़ केरल में मुख्यतः उपजाया जाता है। अब आते हैं फसल प्रारूप। फसल प्रारूप की अगर बात करेंगे तो भारत में भौतिक विविधता और सांस्कृतिक विविधता को जन्म देती है। भारत भौतिक विविधता और सांस्कृतिक विविधता जगह जगह के हिसाब से, और जगह जगह संस्कृति भी चेंज होती है, और खासकर भौतिक जो है बहुत फिजिकली भी चेंज होती है। जगह जगह के हिसाब से खाने पीने की चीज़ें भी चेंज होती है। ठीक है, और इसमें मुख्य जो है खाद्यान्न फसल है, दलहन, तिलहन, पेय फसल, रेशे वाली फसल और फल सब्जियाँ वगैरह आती है। यानी अगर हम लोग फसल प्रारूप की बात करें तो इसमें खाद्यान्न कौन कौन सी है? खाद्यान्न फसल के अंतर्गत दलहन, तिलहन, पेय फसल, रेशे और फल सब्जियाँ आती है। ठीक है, अब आती है देखिए ऋतु से अगर बात करेंगे तो ऋतु के हिसाब से फसल के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार है। एक रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। रबी फसल की अगर बात करेंगे तो ये जाड़े में के महीने में, यानी जाड़े के महीने कब होता है? अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, इसमें बोया जाता है और अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन सा फसल है। अब देखिए ठंडे महीने में कौन कौन सा चीज़ बोया जाता है। ठंडे महीने में कौन कौन सा चीज़ बोया जाता है? तो गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों। याद रहेगा, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, ऐसे याद रखिए। गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों। गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों। अच्छा, गेहूँ हमको पता है सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? पंजाब, हरियाणा। तो इसमें भी एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसके विशेष राज्य है। ठीक है, और हरित क्रांति की अपनी आवश्यक शर्तें हैं। उसमें कौन कौन से शर्तें थे कि अच्छा, इसमें जो है ये वही क्षेत्र है जहाँ हरित क्रांति के फलस्वरूप, ये जो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम हरित क्रांति में बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुआ था। तो इसमें नई तकनीक द्वारा विकसित प्रति हेक्टर आधारित उत्पादन में हाइब्रिड सीड का यूज़ किया गया है। इसमें कौन सी चीज़ का यूज़ किया जाता है? हाइब्रिड सीड का यूज़ किया जाता था।
फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए, ठीक है। सिंचाई का साधन यूज़ किया गया अच्छा खासा, सिंचाई का साधन यूज किया गया अच्छा खासा, और रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक दवा, तभी तो उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है। अब आते हैं आगे, देखिए यहाँ पे खरीफ फसल, रबी फसल पता चला अक्टूबर से दिसंबर में बोया जाता है और अप्रैल जून में काटा जाता है, ठीक है। अब खरीफ फसल के अंतर्गत आएंगे तो खरीफ फसल जो बोया जाता है वो सितंबर और अक्टूबर में बोया जाता है, और इसमें उपजाए जाने वाली जो फसल है, मुख्य फसल धान है। सबको पता है कि बरसात महीने में सबसे ज़्यादा जो मुख्य फसल है वो धान उगाया जाता है, ठीक है। इसमें अन्य फसल की अगर बात करेंगे तो वो है मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग और उड़द, मूंगफली, सोयाबीन और कपास जूट। मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, कपास जूट। इससे रिलेटेड अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं ट्रिक भी बना दूंगा, ठीक है। मैं ट्रिक भी बना दूंगा अगर आप लोग बोलिएगा तो, ठीक है। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र के कोंकणी क्षेत्र में होती है, ठीक है। और इसमें कुछ वर्षों में हरियाणा और पंजाब में भी कुछ अच्छी किस्म की बासमती चावल, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि बासमती चावल पंजाब और हरियाणा में उगाया जाता है, ठीक है। जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ धान की 3 फसलें उगाई जाती है, जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ धान की 3 फसलें उगाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धान की 3 फसलें कौन कौन सी है, तो ओस, अमन और बोरो। कौन कौन सी है? ओस, अमन, बोरो। ओस, अमन, बोरो धान की 3 किस्म है, ठीक है। आते हैं आगे जायद फसल में। खरीफ और रबी फसल के बीच ग्रीष्म ऋतु में जो फसल उगाई जाती है वो जायद फसल है, ठीक है। अच्छा, जायद कौन कौन सा महीना बच गया, तो जायद फसल, ठीक है। जायद फसल उगाया जाएगा गर्मी महीने के बीच में, मतलब गर्मी और बरसात महीने के बीच में उगाया जाएगा, ठीक है। और ये कम टाइम का है ना, गर्मी और बरसात महीना के बीच, तो ये कम टाइम लगता है जायद फसल को उगने में, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से धान, मकई और सब्जियों की खेती की जाती है। सब्जियों को खासकर खीरा, ककड़ी, कट्टू, नेनुआ, भिंडी, खरबूज। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खरबूज तरबूज किससे कौन सी फसल है, तो जायद फसल है, ठीक है। देखिए खरीफ फसल जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर, ठीक है, वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, ठीक है। चावल, मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, तिल, जूट, मूंगफली। रबी फसल की बात करें तो अक्टूबर, नवंबर और मार्च, अप्रैल, अभी पढ़े तो थोड़ा देर पहले, शीत ऋतु में उगाया जाता है ये गेहूँ, जो, चना, मटर, मसूर, सरसों, ठीक है। फिर जायद की बात करेंगे तो मार्च अप्रैल से लेकर मई जून, ग्रीष्म ऋतु। सब्जी, कद्दू, ककड़ी, जो भी मतलब पानी से रिलेटेड, जैसे खरबूज में पानी रहता है, तरबूज में पानी रहता है, ककड़ी में पानी रहता है, खीरा में पानी रहता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जायद फसल है। भारत में फसलों की प्रमुख 100 सेंटीमीटर से समवर्षा। चलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट होगा बता दूंगा। अब देखिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में चावल, जबकि 100 सेंटीमीटर से कम वाले क्षेत्र में गेहूँ। अभी पढ़े थे थोड़ा देर पहले, गेहूँ खरीफ फसल के अंतर्गत गेहूँ रबी फसल के अंतर्गत आता है, जबकि चावल खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, ओके। यहाँ पे देखिए 2 प्रमुख कृषि क्षेत्रों के बीच संक्रमण का क्षेत्र होता है। 2 प्रमुख कृषि क्षेत्रों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको बोला जाता है संक्रमण का क्षेत्र। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2 प्रमुख क्षेत्रों के बीच जो क्षेत्र होता है उसको संक्रमण, कौन सा क्षेत्र बोला जाता है, संक्रमण। और इसमें कौन कौन सा फसल होता है, तो ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तिलहन, दाल। ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तिलहन और दाल, ठीक है। मुख्य फसल की अगर बात करेंगे, मुख्य फसल, अब देखिए भारत में वर्षा की मात्रा, मिट्टी के प्रकार, कृषि की विविधता को आदि है, ठीक है। जिसमें धान, गेहूँ, ज्वार, मकई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ये क्वेश्चन से नहीं पूछा जाएगा। चावल की अगर बात करेंगे, देखिए अब चावल, अधिकांश जनसंख्या चावल पर निर्भर रहती है। विश्व का 22% जो है चावल का जो क्षेत्र है वो भारत में है, ठीक है। अधिकांश जनता चावल पर ही निर्भर रहती है। अब देखिए चावल के लिए कितने डिग्री सेल्सियस के तापमान की आवश्यकता होती है, तो कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है चावल के लिए। और 21 डिग्री बोते समय, 21 डिग्री, बढ़ते समय 24 डिग्री और पकते समय 27 डिग्री। तो ये 24 डिग्री क्यों, एवरेज लिया गया है, ठीक है। तो 21 डिग्री बोते टाइम, बढ़ते समय 24 डिग्री और पकते टाइम 27 डिग्री, याद रहेगा।
वर्षा कितने चाहिए, तो वर्षा हमको चाहिए 125 से लेकर 200 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको पता है ये वर्षा टाइम में उगाया जाता है तो ज़्यादातर वर्षा की आवश्यकता होती है। तो 125 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी ये सिंचाई की सहायता से उगाए। अगर हम कम वर्षा हो रही है जहाँ पे, अगर हम वहाँ पर सिंचाई किया जाएगा तो सिंचाई की सहायता से भी ये उगाया जा सकता है। और अगर बोले कि मिट्टी कौन सी चाहिए इसको अधिक उपजाऊ के लिए, तो जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होनी है। यानी क्वेश्चन पूछा सकता, और इसको फंसाने के लिए चिकनी मिट्टी दोमट युक्त होनी चाहिए। ठीक है, चिकनी युक्त होनी चाहिए मिट्टी, यानी दोमट होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी तरह विकसित हो सके। तो इसको फंसाने के लिए घुमाया जाता है क्वेश्चन कि कैसी होनी चाहिए, दोमट होनी चाहिए, लाल मिट्टी होनी चाहिए, हरी मतलब भूरी मिट्टी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तो दोमट मिट्टी होनी चाहिए। अब देखिए, जलोढ़ मिट्टी में जो के क्षेत्र में डेल्टाई और तटीय भागों में उत्पन्न किया जाता है। ये चावल जो है जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में डेल्टाई और तटीय भागों के क्षेत्र में उगाया जाता है। ये हिमालय क्षेत्र के निचली घाटियों में सीढ़ीनुमा खेती करके उगाया जाता है। ठीक है, और सतलज गंगा के मैदान में सिंचाई की सहायता से उगाया जाता है। ठीक है, और इसमें पश्चिम बंगाल, अभी पढ़े थे चावल कहाँ कहाँ, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ज़्यादातर याद रखिए वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बस ये याद रखिए ज़्यादातर। ठीक है, पश्चिम बंगाल चावल की 3 किस्में उगाई जाती है। ठीक है, अभी पढ़े थे ना चावल की 3 किस्में कौन कौन सी है। ठीक है, तो वो याद रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चावल के 3 किस्में कौन कौन सी है। अब आते हैं गेहूँ में कौन कौन सा चीज़ आता है। ठीक है, गेहूँ में मतलब क्या क्या चीज़ होता है कि गेहूँ हमारी सबसे पहले जो प्रमुख खाद्यान्न है भारत की वो है चावल, और दूसरी जो प्रमुख खाद्यान्न है वो है गेहूँ। और भारत विश्व का करीब 10% गेहूँ उत्पादन करता है। भारत विश्व का करीब 10% गेहूँ उत्पादन करता है। और उगाने के लिए जो इसमें तापमान कितना चाहिए, पहले तो वर्षा, चावल के लिए वर्षा कितना चाहिए 125 से 200 सेंटीमीटर, गेहूँ के लिए कितना चाहिए तो 50 से 75, 50 से लेकर 75 चाहिए। ठीक है, और 100 सेंटीमीटर से अधिक वाले इसकी खेती नहीं किया जा सकता। पूछा जा सकता है कि गेहूं की खेती कितनी सेंटीमीटर से ज़्यादा वाले क्षेत्रों में, कितने सेंटीमीटर से वर्षा ज़्यादा वाले क्षेत्रों में नहीं उगाई जा सकती है, तो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं की खेती नहीं की जा सकती है। ठीक है, और देखिए आगे, देखिए यहाँ पे 20 सेंटीमीटर से अधिक वाले क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाता है, यहाँ पे कुछ चीज़ कि देश में हरित क्रांति आया था 1967 में, देश में हरित क्रांति आई। पूछा जा सकता है कि देश में हरित क्रांति कब आई, तो 1967 में। और इसका सबसे अधिक प्रभाव हमारे देश में गेहूं की खेती पर पड़ा। किसकी खेती पर पड़ा, गेहूं की खेती पर। 70, 71 और 60, 61 की तुलना में गेहूं की उपज लगभग दुगुनी हो गई। 60, 61 में जो उत्पादन हुआ था उससे दुगुना उत्पादन हुआ 70 से 71 में, 70 से 71 में। ठीक है, और इसका जो प्रति हेक्टर जो उपज में जो वृद्धि हुई वो 1.5 गुना हुई। कितनी हुई उपज, कितनी वृद्धि हुई, 1.5 गुने की वृद्धि हुई। ठीक है, और देश में कुल गेहूं को जो उत्पादन है 2/3 हिस्सा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। मैंने पहले कहा था कि जहाँ गेहूं की बात आएगा तो अधिकांश में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश माना। चावल की बात करेगा तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत का लगभग 1/3 गेहूँ पैदा किया जाता है। बिहार और पश्चिम बंगाल में जैसे गैर परंपरागत क्षेत्र से इसकी खेती बढ़ाई गई है, और इसकी खेती बढ़ाई गई है परंपरागत खेती से। ठीक है, और 8% है दोनों राज्य मिलकर, बिहार और पश्चिम बंगाल मिलकर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार का एग्ज़ाम है, तो बिहार और पश्चिम बंगाल मिलकर देश का 8% गेहूँ का उत्पादन करता है। विश्व का 10% गेहूँ उत्पादन होता है भारत में, जबकि बिहार और पश्चिम बंगाल मिलकर भारत का 8% गेहूँ का उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश के मालवा के पठार और महाराष्ट्र में भी गेहूँ के उत्पादन की जाती है। मोटे अनाज के रूप में, तो मोटे अनाज का पता है कौन कौन सा अनाज है हम लोग का, ज्वार है, बाजरा है, रागी। इंपॉर्टेंट याद रखिए, अगर जहाँ मोटे अनाज का बात किया ज्वार, बाजरा,
ठीक है, और रागी। ठीक है, रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा पाया जाता है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि रागी में प्रचुर मात्रा में क्या क्या चीज़ मिलता है, तो लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। ठीक है, लोहा, कैल्शियम और पोषक याद रखिएगा। ये ज्वार बाजरा की बात करें तो भारत में चावल और गेहूं के बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है ज्वार है। ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इसका महाराष्ट्र है, 51% ज्वार उत्पादन करता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जो है इसका अन्य उत्पादक राज्य है। ठीक है, ज्वार बाजरा की अगर बात करेंगे तो कर्नाटक है पहला, आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, सबसे बड़ा अगर उत्पादक बोलेगा कि ज्वार का कौन है तो महाराष्ट्र। चावल का पता चला, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़। ठीक है, और आंध्र प्रदेश, जबकि गेहूं का पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ज्वार का बात करेंगे तो ज्वार का कहाँ पे है तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मोटे तौर पर अगर बात करेंगे तो 16.5% कृषिगत भूमि पर लगा है और इससे भारत में 10% खाद्यान्न उपलब्ध होता है। ठीक है, ज्वार का 16.5% कृषिगत भूमि पर लगा हुआ होता है और 10% खाद्यान्न को उपलब्ध होता है ज्वार से। भारत में 75% ज्वार पठारी भागों में उगाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पठारी भागों में ज्वार जो है कितना परसेंट भारत का उगाया जाता है तो 75%। कितना परसेंट? 75%। बाजरा की अगर बात करें तो भारत की कुल कृषिगत भूमि 7% भूमि पर यह उगाया जाता है। निर्धन लोगों के लिए पशु एवं प्रमुख आहार है बाजरा, पता ही है। ठीक है, और ये गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बाजरा उत्पादन ज़्यादा होता है और ये बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। बाजरा जो है बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। रागी की अगर बात करेंगे तो रागी ये शुष्क प्रदेश की फसल है। किसकी फसल है ये? शुष्क प्रदेश की फसल है। लाल, काली, बलुआ, दोमट मिट्टी और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। ठीक है, और अगर जहाँ बात हुआ रागी का तो रागी का कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक है। ठीक है, इसके बाद तमिलनाडु दूसरा प्रमुख राज्य है, उत्पादक राज्य। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश भी रागी का प्रमुख उत्पादन केंद्र है। ठीक है, मकई की अगर बात करेंगे तो मकई जो है वो है अन्य मोटा अनाज है ये मकई, और भोजन और पशुओं के लिए चारा का काम करता है और इसमें ग्लूकोज और मंड होता है। ग्लूकोज और मंड बोलेगा किस में पाया जाता है तो मकई में पाया जाता है। ठीक है, और ये पशुओं को मोटा खाना खिलाया जाता है। ये एक खरीफ फसल है। पूछा जा सकता है कि मकई किस प्रकार का फसल है तो ये खरीफ फसल है और ये 21 से 27 डिग्री तापमान पर उगाया जाता है। 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, मकई के लिए 21 से 27 डिग्री चाहिए। ठीक है, तापमान और 75 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। यह भारत का 3.6% कृषिगत भूमि पर उगाया जाता है और कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश मक्का का मुख्य उत्पादक राज्य है। कर्नाटक, पहली बात की कि मकई वगैरह कर्नाटक, रागी भी कर्नाटक है, दूसरा तमिलनाडु है। ठीक है, दालें की अगर बात करेंगे तो दाल, भारत में अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है और हमारे भोजन का दाल जो है प्रोटीन पर आधारित है। दाल को कम नमी की आवश्यकता होती है। दाल को कैसे नमी की आवश्यकता होती है कि दाल को कम नमी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। अगर कम नमी है मतलब शुष्क जगह है, सिंपल सी बात है, तो शुष्क परिस्थितियों में उगाया जाता है और 90% तक इसकी खेती मुख्यतः शुष्क कृषि तकनीक से की जाती है। तूर यानी अरहर को छोड़कर, ये एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अरहर को छोड़कर बाकी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि को उर्वर बनाती है। हमको पता है, हम लोग को पता है कि दालें जो है भूमि से नाइट्रोजन लेकर वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि को उर्वर बनाता है। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन केस है अरहर की दाल यानी तूर की दाल। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है तूर की दाल वायु से ऑक्सीजन लेकर नाइट्रोजन लेकर भूमि को उर्वर नहीं बनाती है। ठीक है, तो तूर दाल एक्सेप्शन में है। ठीक है, दालें खरीफ और रबी दोनों फसलों में उगाई जाती है। अरहर, मूंग, उड़द आदि खरीफ फसल है। दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम 1986 और 87 में शुरू किया गया है। ठीक, शुरू किया गया था बट ये उतना इफेक्टिव नहीं रहा था। गन्ना की अगर बात करेंगे तो गन्ना जो है बांस की प्रजाति का एक पौधा है और भारत में गन्ने की जन्मभूमि कहा गया। भारत को किसकी जन्मभूमि कहा गया है तो गन्ने की जन्मभूमि कहा गया है और ये
एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके लिए भी 21 से 27 डिग्री चाहिए और 75 से 100 सेंटीमीटर भी चाहिए। मकई के लिए भी यही तापमान चाहिए और यही वर्षा चाहिए था, ठीक है। और ये गहरी दोमट मिट्टी में उगाया जाता है, ठीक है, जिसमें जल प्रवाह अच्छा हो उसमें गन्ना उगाया जाए। देखिएगा कभी भी नाली वगैरह के किनारे में भी गन्ना वगैरह उगाया जाता है, क्योंकि पानी की मात्रा वहाँ अच्छी रहती है और मिट्टी भी दोमट मिट्टी रहती है, तो ठीक है। इस फसल की मिट्टी की जो उर्वरता को जल्द ही समाप्त करती है। ये फसल जो है मिट्टी की उर्वरता को जल्दी ही ख़त्म कर देती है। देखिए, दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में पंजाब के गुरदासपुर तक उगाया जाता है। कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में पंजाब के गुरदासपुर, ठीक है, कन्याकुमारी से लेकर। इसका मुख्य उत्पादक जो क्षेत्र है वो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में पाए जाते हैं, ठीक है। तिलहन, अब आते हैं तिलहन के बारे में। तो तिलहन जो है, भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है और देश की कुल भूमिगत जो भूमि है उसका 12% कई प्रकार के तिलहन की फसलें उगाई जाती है, जिसमें मूंगफली है, सरसों है, नारियल है, तिल है, सोयाबीन है, अरंडी है, बिनोला है, अलसी है, सूरजमुखी है आदि उगाया जाता है। कुछ तेलों के बीज को साबुन, प्रसाधन और आवटन में किया जाता है। आइए अब मूंगफली की बात कर लेते हैं। तो मूंगफली जो है एक खरीफ फसल है और ये विश्व का जो है मूंगफली जो है दूसरा उत्पादक राज्य है। भारत जो है विश्व के मूंगफली उत्पादक का विश्व दूसरा है। तिलहन में फर्स्ट है, मूंगफली में दूसरा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कुल जो है कृषिगत भूमि का 3.6% पैदा करता है। कितना पैदा करता है? 3.6%, ठीक है। और गुजरात इसके उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान पर है और उत्पादक राज्यों में आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, ठीक है, महाराष्ट्र है। तो सबसे ज़्यादा अगर मूंगफली बोलेगा तो गुजरात में, ठीक है। आते हैं अब सरसों की बात कर लेते हैं, ठीक है। सरसों की बात कर लेते हैं। तो सरसों में राई सरसों है, तोरिया है, तारामीरा है आदि तिलहन शामिल है। और ये रबी उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। जो सरसों है वो उपोष्ण कटिबंधीय फसल है और इसकी कृषि भारत के मध्य तथा उत्तर पश्चिम भाग में रबी, ठीक है, रबी के मौसम में की जाती है। किसके मौसम में की जाती है? रबी के मौसम में की जाती है। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है, और इसके उत्पादन जो है 1/3 भाग राजस्थान द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। सरसों का जो है 1/3 भाग राजस्थान में उगाया जाता है। अन्य उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है। और प्रति हेक्टेयर उत्पादन में अगर अधिक बोलेगा तो हरियाणा और पंजाब में बहुत अधिक है, अलसी की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो अलसी जो है ये एक रबी फसल है। कैसी फसल है ये? अलसी रबी फसल है। तिल उत्तर भारत में खरीफ फसल है और दक्षिण भारत में रबी फसल है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तिल जो है उत्तर भारत में किस प्रकार की फसल है, तो खरीफ फसल है। और दक्षिण भारत में जो तिल है वो किस प्रकार की फसल है? रबी की फसल है। और अरंडी जो है खरीफ और रबी दोनों प्रकार की फसल है, ठीक है। सोयाबीन और सूरजमुखी की बात करेंगे। तो सोयाबीन और सूरजमुखी अगर है तो सोयाबीन मुख्यतः मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उगाया जाता है। सोया मध्य प्रदेश बोला जाता है ना, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा उगाया जाता है मध्य प्रदेश में। सूरजमुखी भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उगाया जाता है। ये दोनों राज्य मिलकर भारत का 90% सोयाबीन उत्पन्न करता है। मतलब सोचिए कि भारत का 90% सोयाबीन अगर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र उगाया जाता है, मतलब कितना ज़्यादा उगाया जाता है सोयाबीन, इसीलिए सोया प्रदेश बोला जाता है मध्य प्रदेश को, ठीक है। सूरजमुखी की फसल मुख्यतः दक्षिण भारत के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र आदि में होता है। अब बात कर लेते हैं चाय की। चाय एक सदाबहार झाड़ी है जिसकी पत्तियों को सुखाकर चाय बनाया जाता है और इसमें थीन नमक, चाय में बोला जाता है कि कौन सा पदार्थ होता है, तो चाय में थीन नामक पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है? थीन, ठीक। और ये एक पेय फसल है। फसल के उत्पादन में भारत जो है, इस फसल का जो उत्पादन चाय का जो है भारत जो है विश्व में दूसरा स्थान है। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और खपत में यह विश्व का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। क्योंकि पता है ये भारत में कितना ज़्यादा चाय पिया जाता है, भारत के लोग कितना ज़्यादा चाय को पसंद करते हैं, तो खपत में सबसे ज़्यादा है और उत्पादन में दूसरा है, ठीक है।
यूरोपन कृषि के अंतर्गत आता है। सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा इसका कृषि का ब्रह्मपुत्र इसका जो प्रयोग हुआ था, मतलब इसको जो उगाया गया था चाय को, वो ब्रह्मपुत्र घाटी में 1840 में प्रारंभ किया गया था, और ये आज भी देश के प्रमुख उत्पादक राज्य प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, सॉरी। चाय उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। चाय कैसा पौधा है? उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है, और इसके लिए जो है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, या 30 डिग्री होगा, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस, और 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। और वर्षा कितनी चाहिए इसमें 200 से 250 सेंटीमीटर, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा वर्षा, इसीलिए देखिएगा चाय जो है असम, पश्चिम उधर आपका दार्जिलिंग साइड में उगाया जाता है, ठीक है, क्योंकि उधर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसके लिए ढलुआ ज़मीन भी चाहिए, और ढलुआ ज़मीन भी उधर ही है, ठीक है, पहाड़ी इलाका है, ठीक है। और मिट्टी में इस प्रकार की मिट्टी में फास्फोरस, पोटास और लोहा और ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। चाय की उत्पादन के लिए किस किस चीज़ के होना चाहिए मिट्टी में? तो फास्फोरस, पोटाश, लोहा और ह्यूमस की मात्रा अधिक होनी चाहिए। अब देखिए, इसके उत्पादन में जो गुण है वो 2 प्रकार का है। एक असम की ब्रह्मपुत्र जो घाटी है, सुरमा घाटी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र एवं सुरमा घाटी है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी की पहाड़ी है, और तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी। देखिए जहाँ ये अधिकतर पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि ढलान की आवश्यकता चाहिए, ढलान चाहिए यहाँ पे। और गौण क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश आदि राज्य हैं। भारत विश्व का अग्रणी राज्य उत्पादक निर्यातक देश है। चाय उत्पादक बताइए, सबसे ज़्यादा उत्पादक चाय का करता है, ठीक है। कॉफ़ी की अगर बात करेंगे तो कॉफ़ी जो है ये भी एक पेय पदार्थ है, और ये एक प्रकार के झाड़ी पर लगे हुए फसल द्वारा बीजों द्वारा उपजाई। चाय की भांति ये भी चुनायुक्त मिट्टी में होती है, और इसमें भी ह्यूमस की आवश्यकता। चाय के लिए भी ह्यूमस चाहिए होता है, नमी चाहिए। ओके, अब देखिए आगे। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक जो है भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। और भारत का 70% जो है कॉफ़ी का उत्पादन करता ही है कर्नाटक। और तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी है, उसमें भी कॉफ़ी की खेती की जाती है। पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा प्रमुख उत्पादक राज्य है। अगर पूछा जाए कि जो कॉफ़ी का उत्पादन है पूर्वोत्तर भारत में प्रमुख राज्य कौन सा है, तो त्रिपुरा है कॉफ़ी के उत्पादन में। अब आते हैं बागवानी फसल है, तो बागवानी फसल में जो है इसमें इम्पोर्टेंट है आम जो है भारत का जो है विश्व में अग्रणी है, भारत स्थान है वो है आम का, ठीक है, आम के उत्पादन में, जिसमें उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ठीक है, और पश्चिम बंगाल है, बिहार है, आम के लिए फेमस है। बिहार और उत्तर प्रदेश में लीची है, मेघालय में अनानास है, ठीक है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में अंगूर है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सेब है, नाशपाती, खुबानी, अखरोट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार में आम, बिहार और उत्तर प्रदेश में लीची, मेघालय में अनानास, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में अंगूर, और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट, ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए नागपुर एवं चेरापूंजी का संतरा। नागपुर और चेरापूंजी में संतरा, मुजफ्फर का लीची और जलगांव का केला विशेष महत्व रखता है। नागपुर और चेरापूंजी का संतरा, मुजफ्फरपुर का लीची और जलगांव का केला, ठीक है। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मिजोरम आदि बड़े स्तर पर केला का उत्पादन करते हैं, ठीक है। जो बागवानी फसल है उसमें काजू, काली मिर्च और नारियल, ठीक है। बागवानी फसल में जो काजू, काली मिर्च और नारियल भी महत्वपूर्ण है। भारत विश्व में काजू का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। विश्व में भारत जो विश्व में सबसे ज़्यादा काजू का बोला जाता है, सबसे बड़ा निर्यातक देश है। इसकी कृषि मुख्यतः केरल और आंध्र प्रदेश में की जाती है। काजू का उत्पादन केरल और आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा दोस्तों कि केरल और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन किया जाता है। जो काली मिर्च है उसकी खेती केरल के पश्चिमी घाट प्रदेश, और नारियल की जो कृषि है वो केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, यानी सबसे ज़्यादा बोलेगा कि काजू का या फिर काली मिर्च का, नारियल का, तो केरल ज़्यादातर फेमस है। तो केरल में ज़्यादा उगाया जाता है, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु ये सब में उगाया जाता है, ठीक है। अखाद्य फसल यानी जो खाया नहीं जाता है उसको बोला जाता है अखाद्य फसल है, उसको बोला जाता है अखाद्य फसल, ठीक है। तो भारत में इसकी बागानी 1880 ईस्वी के ट्रावनकोर और मालाबार में प्रारंभ हुआ, ठीक है।
1880 ईस्वी के ट्रावनकोर और मालाबार में प्रारंभ हुआ, और इसका जो व्यावसायिक उत्पादन है वो 1902 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, जो स्टार्ट हुआ वो 1880 में ट्रावनकोर में, और उत्पादन 1902 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, और रबर भूमध्यरेखीय जलवायु की फसल है और अधिक तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। और अधिक तापमान और आर्द्रता कहाँ रहती है, तो केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय के गारो। मेघालय में पता है सबसे ज़्यादा बारिश होती है तो नमी सबसे ज़्यादा मिलती है। ठीक है, अब आते हैं रेशेदार फसल। रेशेदार फसल में कपास, जूट, सन, प्राकृतिक रेशे हैं। भारत के 4 प्रमुख रेशेदार फसल है। इसमें से प्राकृतिक रेशम, रेशम के कीड़े कोकून से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, रेशम का कीड़ा शहतूत के पत्तों को खाकर बड़ा होता है, किंतु प्रथम 3 रेशेदार फसलें मिट्टी में उगाता है। प्रथम 3 मतलब कपास, जूट और सन, ये जो है मिट्टी में उगाई जाती है, नेचुरल है। और वो जो है रेशम, वो भी नेचुरल ही है, बट उसमें कीड़े जो है कीड़ों के कोकून से प्राप्त होता है। ठीक है, अब आते कपास। कपास की अगर बात करेंगे तो भारत में कपास का मूल स्थान है। ठीक है, इसके जो ये जो वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल का यूज होता है तो कपास से ही मिलता है। उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय ये में उगाया जाता है, और इसके लिए 200 दिन पाला रहित मौसम की आवश्यकता होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, कि कपास के उत्पादन के लिए कितने दिन तक पाला रहित मौसम की आवश्यकता होती है, तो 210 दिन पाला रहित मौसम की आवश्यकता होती है। लावा निर्मित काली मिट्टी भारत में कपास उत्पादन में बहुत उपयुक्त है, क्योंकि यह अपने से अधिक समय तक नमी बनाए रखती है, अपने में अधिक समय तक नमी बनाए रखती है। तो लावा निर्मित काली मिट्टी, और लावा निर्मित काली मिट्टी किधर है, तो कर्नाटक साइड है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश इस साइड है, तो इसका अधिकतर इस साइड है। और इसके पक कर तैयार होने में 6 से 8 महीना लगता है। ठीक है, कितने महीने लगते हैं, 6 से 8 महीने। जूट का उत्पादन, तो जूट भारत की दूसरी महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है, और ये एक, इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जूट जो है, जूट सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जूट को कहा जाता है। ठीक है, और बाढ़ के मैदान में जब हर वर्ष नई उपजाऊ मिट्टी आती है तो वहाँ पर जूट का उत्पादन किया जाता है। चिकनी युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, चिकनी युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। गर्म और आर्द्र शुष्क जलवायु चाहिए। सड़ाने के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इम्पोर्टेंट में, यहाँ इम्पोर्टेंट, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार को मुख्य रूप से लक्षित किया गया था। ठीक है, और लेकिन ये ठीक तरह से काम नहीं हो पाया। 1960 से 70 के दशक में कृषि के सुधार के लिए एक विशेष पैकेज भी लाई गई थी, 1960-70। इसी पैकेज से गेहूँ की कृषि में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक है, तो हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 60 से 70 तक। ठीक है, इसमें हाइब्रिड सीड का यूज किया गया, सिंचाई का यूज किया गया था, फिर कीटनाशक वगैरह, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके, कीटनाशक वगैरह का यूज किया गया। ठीक है, इसी दौरान श्वेत क्रांति भी लाई गई थी, जिसको हम लोग, श्वेत क्रांति को हम लोग ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। श्वेत क्रांति जो दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। ठीक है, इस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए सहकारिता विभाग पर भारत सरकार ने काफ़ी ध्यान दिया। कृषि विभाग पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने किस विभाग पर अधिक ध्यान दिया था दुग्ध क्रांति को बढ़ावा देने के लिए, तो सहकारिता विभाग पर। उन्नीस 1980 और 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। इसमें संस्थागत तथा तकनीकी विकास कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया गया था। ठीक है, 1980 के दशक में कृषि प्रदेश योजना की शुरुआत हुई। पूछा जा सकता है कि कृषि प्रदेश योजना की स्टार्ट कब हुआ था, 1980 में, और कृषि विकास के प्रादेशिक संतुलन को बल दिया और कृषि विविधता पर जोर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि एग्रो क्लाइमेट प्लानिंग कब हुआ था, तो 1980 के दशक में, 1980 के दशक में। अब देखिए कृषि का जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था रोजगार के उत्पादन में योगदान की बात करें तो 2001 में देश के लगभग 63% जो कृषि से रोजगार प्राप्त की। तो 2001 में देश की लगभग 63% जनसंख्या कृषि से रोजगार प्राप्त की। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और देखिए इंपॉर्टेंट में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट में ये क्वेश्चन बन सकता है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। तो वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना। देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना। ठीक है, इसी को बोला जाता है वैश्वीकरण, यानी विश्व में फैलाना। तो भारतीय बाजार को विश्व में बाजार के लिए खोल दिया गया है। ठीक है, इसे वैश्वीकरण कहा गया। अब देखिए भारत में भूमि की जो प्रति इकाई में
फसलों का उत्पादन है वो जापान का 1/3 और संयुक्त अमेरिका का 1/4 है। ठीक है, तो भारत में जो प्रति इकाई में फसलों का उत्पादन होता है वो जापान का 1/3 होता है, यानी जापान में ज़्यादा होता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका का 1/4 होता है। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट और निराकरण के लिए सरकार ने खाद्य सुरक्षा प्रणाली बनाई। इसके मुख्यतः 2 अंग है, बफर स्टॉक एवं जन प्रणाली वितरण। बफर स्टॉक एवं जन प्रणाली वितरण, इसके अंतर्गत सस्ती दरों पर आवश्यक सामग्री एवं अनाज शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में के निवासियों को मुहैया कराई जाती है। इसमें गरीब लोगों को भोजन सुलभ हो गया है। बफर स्टॉक बनाने में फूड कॉरपोरेशन इंडिया सक्रिय है। तो कुछ पूछा जा सकता है कि बफर स्टॉक बनाने में किसका इम्पोर्टेंट ज़्यादा हुआ, किसका जो सक्रिय भूमिका था, वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ये किसानों से अनाज खरीद कर उसका भंडारण करती है। तो उपभोक्ताओं को 2 वर्गों में बांटा गया, एक गरीब रेखा से नीचे, एक गरीब रेखा से ऊपर। सबको पता है कि बिलो पॉवर्टी लाइन एंड एबो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल एंड एपीएल। अब देखिए इम्पोर्टेंट में और बस कुछ ही चीज़ है दोस्तों, बस एक ही पेज की बात है। देखिए यहाँ पे इसमें वर्धन काल और हरित वर्धन काल की बात, जैसे कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषा है, डेफिनेशन है। जिससे वर्धन काल फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए जो उपयुक्त मौसम है उसे वर्धन, नाम से पता चला वर्धन यानी बढ़ने वाला, बोने, बढ़ने और पकने के लिए। हरित क्रांति, हमारे देश में कृषि जो में क्रांतिकारी जो विकास हुआ उसको हरित क्रांति कहा है, जिसमें गेहूं का ज़्यादा विकास हुआ। ठीक है, जो इसमें नए बीज, खादों और उर्वरक का प्रयोग करके वृद्धि बढ़ाई गई। तो रोपण कृषि, बड़ी बड़ी आर्थिक इकाइयों में व्यापारिक जो उत्पादन के लिए एक या एक से अधिक किस्म के पौधों के रोपण की वृद्धि। रोपण कृषि यानी रोप कर उगाना। ठीक है, तो व्यापारिक उत्पादन के लिए रोपण कृषि उगाया जाता है, हम लोग पढ़े थे इसके लिए। अब देखिए भारत में विश्व का सबसे अधिक पशुधन है। यह विश्व का 57% भैंस और विश्व का 14% गाय की जनसंख्या है। ठीक है, सोचिए विश्व का जो है 57% भैंस रहता भारत में और विश्व का 14% गाय भारत में रहती है। और ऑपरेशन फ्लड द्वारा देश में दूध क्रांति की स्टार्ट हुई थी, ये हम लोग पता है। दूध क्रांति की में वृद्धि लाई गई थी और सहकारी तंत्र को विकसित करने में उजाला क्रांति को अंजाम दिया था। और बिहार में सुधा दूध सहकारी समिति इस क्षेत्र में किसानों के लिए कार्यरत है। क्वेश्चन पूछा सकता है, सुधा दूध सहकारी समिति बिहार में। ठीक है, बस ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हुआ दोस्तों। कृषि से रिलेटेड अब कुछ भी टॉपिक बचे आप लोगों का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, बिहारी ट्री 3.0 एंड 3.4 में कुछ भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचा जो छूटेगा इस चैप्टर से रिलेटेड। तो थैंक यू दोस्तों।